मोदी जी तो सारी उम्र आरएसएस में थे, आगे चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, आइन हिंदुस्तान आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 575 रियासतें मिलके बन गई यूनियन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर बाहर, उन्होंने कहा जी हम 90 सीटें देंगे, हमने कहा 45 दे दो कश्मीर को, 45 जम्मू को। 7 साल हो गए मोदी जी को सरकार चलाते हुए, रोज भाषण करते हैं, कभी कहा कि सेकुलरिज्म या भाईचारा की बात करी। द कश्मीर वाला पे हमारे साथ आज ज्वाइन किए हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, जो एक लॉयर है, ऑथर भी है, और उसके साथ साथ एक जम्मू कश्मीर के एक सीनियर सियासतदान है। ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के फाउंडर भी है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है द कश्मीर वाला में। सर, शुरुआत करेंगे जो ऑल पार्टीज मीट दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ आपकी हुई, क्या उम्मीदें थी उस मीटिंग से, और क्या वो उम्मीदें जो है उनके एतबार से मीटिंग चली या नहीं? जो लोग गए थे, जो अंदर बोल रहे थे, वो तो मोदी जी के कब्जे में भी था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं जी। लेकिन हम सब लोगों ने बाहर निकल के अपनी बात कहने की कोशिश की जी। लेकिन अखबारों में या मीडिया में उतना ही आया जितना सरकार चाहती थी। शायद आप नौजवान हैं, आपको याद नहीं है, मुझे वो इमरजेंसी के दिन भी याद हैं। मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था जी। और हम जब इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करते थे, एक लफ्ज नहीं आता था जी। आज भी जम्मू कश्मीर में वही इमरजेंसी है, जहां हम लोग जाते हैं इमरजेंसी हमारे साथ साथ चली आती है। हम दिल्ली गए, प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको सुना जी। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं लास्ट स्पीकर था जी। मैंने सभी को सुन लिया, लेकिन मैं हैरान हुआ। मैंने कहा लद्दाख was a part and parcel of जम्मू एंड कश्मीर। जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी तो लद्दाख भी हमारे साथ था। 1846 में 200 साल पुरानी रियासत को 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में एक लबे में उड़ा दिया। तो मैंने ये कोई भी नहीं बोला इसके लिए, किसी ने बात नहीं की। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ, शायद आप भी नौजवान हैं, नहीं जानते हैं। कोर्ट के जज नहीं जानते हैं, मेंबर पार्लियामेंट नहीं जानते हैं। मोदी जी तो सारी उम्र आरएसएस में थे, आगे चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी उनको भी कम है। शायद आप जानते होंगे या नहीं, जम्मू कश्मीर का इलाका हिंदुस्तान के साथ किया महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को। 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने दस्तखत कर दिए, कोई शराइत भी रखी लेकिन दस्तखत कर दिए। बाकी रियासतें 575 रियासतें थी जिन्होंने साइन किए थे। 1950 26 जनवरी को जब हिंदुस्तान का ऐलान हुआ, आइन हिंदुस्तान आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो शायद आप जानते होंगे कि उसमें 575 रियासतें मिलके बन गई यूनियन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर बाहर, ये आपका कसूर नहीं था, ये मेरा कसूर नहीं था, ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का कसूर नहीं था। हमने नहीं कहा हिंदुस्तान को, और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बाकी सारे लीडर मौजूद थे। सब लीडरों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा आइन तैयार किया, जम्मू कश्मीर बाहर रखा। आज मेरे ख्याल में किसी मेंबर पार्लियामेंट को ये मालूम नहीं है, मैं बताता हूँ, किसी जर्नलिस्ट को हिंदुस्तान में मालूम नहीं कि हमारा ये हुआ। महाराजा ने 6 अक्टूबर को 1947 माउंटबेटन मंजूर किया, हिंदुस्तान की फौजें भी आ गई जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए। और उस वक्त ये था कि पूरा कश्मीर
इलाक के साथ था। जी शेख अब्दुल्ला उसके लीडर थे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारे कश्मीरी पंडित भाई आज पता नहीं कैसे आगे वहां से, ये भी एक बड़ी अलग दास्तान है। लेकिन जब 1930 में पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा था, जाने जा रही थी, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी, उस वक्त कश्मीर के अंदर मुस्लिम आबादी थी मोर देन 95%। किसी एक हिंदू या कश्मीरी पंडित का बाल बेंका नहीं हुआ। Nobody touched them। जब भागने लगे वो, शेख अब्दुल्ला डंडा लेके आगे रास्ते में जी और घर का अंदर वापस, और शेख अब्दुल्ला ने डंडे मारकर वापस लिया उनको, जो बारामूला थे, सोपोर से भाग के आए थे। जी वहां 1990 में क्या हो गया ये कहानी अलग है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने, महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था कि, महात्मा गांधी ने कहा कि उन्हें सेकुलरिज्म, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम इतिहाद की अगर किरण नजर आती है तो वो कश्मीर है। जो नए भारत की बातें की जा रही है इस वक्त हिंदुस्तान में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या ये नया भारत वही नया भारत है? क्या इसमें जो आइडिया ऑफ इंडिया जो था, क्या वो आइडिया ऑफ इंडिया अभी भी है, या उसमें कोई कमी आ रही है, या वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है? क्या फर्क आपको देखने को मिल रहा है? भाई साहब, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। आपका सवाल की मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया लेकिन बहुत। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म के रास्ते पे नहीं चली है, ना चलना चाहती है। ये दुनिया जानती है इस बात को। जी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी 1946 में आए थे ना जी रोशनी की, सेकुलरिज्म की किरण नजर आती है कश्मीर से। कश्मीर में 1947 में चार रखा, ये याद है जब हम बंदूक लेके पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग आ गए, उन्होंने हमारी जमीन भी ले ली, वो बारामूला तक पहुंच गए उड़ी से लेकर। जी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे वो, और कुछ उनके साथ सिपाही थे, सारे शहीद हो गए। और इसमें ये कश्मीर का मुसलमान यूथ था जो 2400 जितने भी सिपाही थे। जम्मू कश्मीर की आर्मी थी, महाराजा की आर्मी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस वक्त उनके सिपह सालार थे, वो भी शहीद हो गए। और उस वक्त कश्मीरी मुस्लिम नौजवान थे जो इंडियन आर्मी के साथ मिलके लड़े और हमलावरों को रोका। उड़ी से आगे बारामूला के मोड़ पे तक आए, वो आगे नहीं आ सके। ये तारीख है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के लोग सेकुलर रहे, रवायती रहे और वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। जब पूरा हिंदुस्तान बट गया, हिंदू मुसलमान तकसीम हो गई, कश्मीर मेजॉरिटी था, कहीं जा सकता था, और महाराजा ने हिंदुस्तान से इलाक किया, तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला और बाकी जो मुस्लिम लीडर थे सभी के कहने पर किया। ये बात नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। मैं खुद जनरल जोरावर सिंह के परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे साथियों को कितना जज्बाती रिश्ता है कश्मीर से। मैं आज ही महसूस करता हूँ, निभाता हूँ। मुझे जितना आज कश्मीर में प्यार मोहब्बत नौजवानों का मिलता है, पत्थर भी मारते हैं तो पहले सलाम करते हैं। प्रोफेसर साहब, और मैं एक बात जानना चाहूंगा जो ऑल पार्टीज मीटिंग के हवाले से, क्योंकि जब ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई तो उसमें गुपकार अलायंस को भी बुलाया गया, उनके कई सारे नेताओं को वहां दावत दी गई, लेकिन ये वही गुपकार अलायंस है जिसको भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या अमित या होम मिनिस्टर है, उन्होंने कई बार उनको गुपकार गैंग के नाम से एड्रेस किया। लेकिन उस गैंग को फिर से ऑल पार्टीज में मीटिंग में बुलाया गया। क्या समझते हो, क्या वजूहात रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं रहा, या क्या उनका जो आर्गुमेंट है गुपकार अलायंस का वो सही है तो इसीलिए उनको बुलाया गया ऑल पार्टीज मीटिंग में? क्या आपने समझा कि क्या वजूहात रहे होंगे? हिंदुस्तान के आयन में आपको आजादी है कि पार्टी बना सकते हैं,
जी पार्टियां रिकग्नाइज थी, पीडीपी रिकग्नाइज है, इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान का, मोदी जी की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ओल्डेस्ट लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, और पैंथर पार्टी भी 40 साल की हो गई है। पैंथर पार्टी भी रिकग्नाइज, 3 ही पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज हैं। हमें बुलाया गया था, और मैं, और ये कहना, ये गाली निकालने में गैंग का लफ्ज लेके मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। वो 3 या 4 पार्टी लोग मिले और गुपकार में डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला का मकान है, वहां मीटिंग हुई। तो उसको कहना कि एक ग्रुप था, एक एसोसिएशन थी, दिस इज पॉलिटिकल राइट। ये आइन, हिंदुस्तान के आइन में कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से मिल सकती है, बात कर सकती है। इसे गैंग कहना, मैंने जो मुझे बोलता था गैंग करके, मैंने पटकार के जवाब दिया था, दिस इज, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट, no person who has sense of understanding, political sense, they will use such word as has been used by some vested interest. वो थे, वो मिले, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, जैन बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। बीजेपी ने भी आज एनडीए बनाया हुआ है क्या? जी उसमें 4-5 छोटी बड़ी हैं, उसको गैंग कहेंगे क्या? ये कहना बिल्कुल गलत था। इसे ना ये डाइजेस्ट है और ना ये बर्दाश्त होता है। दिस इज पॉलिटिकल एब्सर्ड अब्यूज, यूज वर्ड गैंग। जी और आपका सवाल ये था कि उसे वहां हुआ क्या, होना क्या था? मेरे ख्याल में मोदी जी ने सभी को बुलाया था। मैं मोदी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेटर देन अदर पीपल। मैं उनको मिला था 1992 में, जी जब वो आरएसएस की एक ग्रुप लेके गए थे यूनाइटेड नेशन में, एनजीओ कॉन्फ्रेंस में, और मैं पैंथर पार्टी की तरफ से 92 में मेरी मुलाकात हुई। हम एक ही साथ रहे, जमीन पे सोते थे उस वक्त, क्योंकि हमारे पास वोटर के लिए पैसे नहीं थे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में। तो मैं मोदी जी को दिन का जानता हूँ, ठीक है, एम्बिशन है, सभी लोगों का एम्बिशन है, लेकिन ये जो मीटिंग बुलाई थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, मैंने उनको पूछा लद्दाख क्यों नहीं बुलाया? लद्दाख भी तो 5 अगस्त तक तो आपके कानून के मुताबिक भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। हमें बुलाया तो उनको ही बुलाना था। ये किसी लीडर ने नहीं बोला। जो बाकी लीडरों ने बोला, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि सभी को फिक्र था अपनी अपनी दुकान का। लेकिन मैं लास्ट स्पीकर था, मुझे मौका मिला तो मैंने खुल के बात करी थी उस वक्त कि मोदी जी एक ही रास्ता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बुलाओ। वहां ये आपका जो ये बनाया है ना आपने, हमें गुलाम बिना शब्द इस्तेमाल किया, यही कि आज मैं जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी शहरी होके मैं गुलाम महसूस कर रहा हूँ दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली ने हमें गुलाम न रखा है। और मैंने कहा एक ही रास्ता है आपके लिए, और राष्ट्रपति जी को कहें कि वो ऑर्डर इशू करें कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, हमने कहा था रिटर्न स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट डिले, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस करो और वहां इलेक्शन करवाओ। उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाएंगे 211 के बेसिस पे। 10 साल पहले हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, कौन वोट दे सकता था? शायद आप भी 2011 में 18 साल के नहीं होंगे, तो आपका ही वोट नहीं होगा फिर। मैंने डट के मुखालफत की थी। 2020 में है, आप एडहॉक डिलिमिटेशन कराओ एज ऑन टुडे। आज कितने हैं जम्मू में, कितने हैं कश्मीर में, कितने हैं बाकी कितने हैं? प्रोफेसर साहब, लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर कई सारे सवालात उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कई सारी पार्टीज का ये कहना है या लीडरान का ये कहना है कि डिलिमिटेशन को डेलिबरेटली यहाँ पे किया जाता है, इससे जो है पहला पावर का इम्बैलेंस करना चाहते हैं ये, क्योंकि जम्मू से ये डिमांड्स आ रही है कि यहाँ पे जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं दी गई है। तो कैसे देखते हो आप इस चीज को? हाँ, जब ये डेलीगेशन आया था
डिलिमिटेशन कमीशन आया था जम्मू में, जी तो इसमें पैंथर्स पार्टी ने क्लियर कहा और लोग मानते हैं जी कि उन्होंने कहा जी हम 90 सीटें देंगे, हमने कहा 45 दे दो कश्मीर को, 45 जम्मू को, जी और इसमें सब लोग खुश होंगे। देख लीजिए आपके 10 जिले हैं कश्मीर में, 10 जिले जम्मू में। इन्होंने क्या किया, जो डीडीसी की इलेक्शन हुई, हर एक जिले में 14 मेंबर बना दिए। चाहे जम्मू जिला है जो रूरल, इसकी 11 लाख आबादी है, वहां भी 14 मेंबर। यहाँ सांबा है, मैं यही जिला, जी उसकी 3 लाख आबादी है, उसको भी 14 मेंबर। इस तरह कश्मीर में हुआ, लेकिन सब लोग खुश थे। 140 कश्मीर में बने, 140 जम्मू में। बेशक वो कोई उनकी कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो भी एक ट्रिक थी। लेकिन इसी तरह मैंने कहा असेंबली में इलेक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन को 45 सीटें दे दीजिए कश्मीर को, 45 जम्मू को, और हम आपस में बैठ के जो झगड़ा करना होगा लड़ाई जम्मू कश्मीर कर लेंगे। चुप करके बराबर सीटें दे दो, बात खत्म। जम्मू वाले कहते हैं हमको ज्यादा दे दो, कश्मीर के किसी आदमी ने कहा कि हमें सीटें ज्यादा दे दो, लेकिन जम्मू के हमारे कुछ आरएसएस वाले ज्यादा सीटें दे दो। अरे ज्यादा सीटें आरएसएस को देनी है या जम्मू कश्मीर असेंबली को? पैंथर्स पार्टी का क्लियर मैसेज था। जी और बहुत कश्मीर से मुझे इतने, जम्मू से कोई टेलीफोन नहीं आया, कश्मीर से इतने दोस्तों के, साथियों के, जो मेरे बहुत क्रिटिक्स हैं के साथी हमारे, उनके भी आए। जो आपने सुझाव दिया है आधी 45, मैंने कहा पर सदियों के लिए ये झगड़ा खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। जो टेंशन चली आ रही है और टेंशन पैदा कर रहे हैं कुछ लीडर पैदा कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के दरमियान, रोजाना कर देते हैं, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू से ये भी आवाजें उठ के आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर को लाना है, जम्मू को एक अलग स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को यूटी बनाई जाए, और उसके साथ एक और यूटी जो बनाई जाए वो पंडित के लिए रिजर्व की जाए। तो इस सुझाव को आप कैसे देखते हो? भाई साहब, यू आर सो ब्राइट। मैं शायद पहले मिला या नहीं मिला हूँ, लेकिन जो मुझे दिखाई देता है कैमरे में, जी यू लोग फ्रॉम द यंगर जनरेशन वेलकम। लेकिन ये बात जम्मू नहीं बोलता है, ये सिर्फ आरएसएस के भी चंद लोग बोलते हैं। आरएसएस डज नॉट रूल जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ जम्मू एंड कश्मीर, the people, the Dogras, there are Kishwaris, Punchis, जम्मू और कश्मीर की तकरीबन आबादी भी बराबर है, थोड़ी फर्क होगी। एरिया कश्मीर का है 16,000 स्क्वायर किलोमीटर और जम्मू का है 26,000 स्क्वायर किलोमीटर, डजंट मैटर। इसलिए एक ही रास्ता है कि बराबर सीटें दे दो, दोनों खुश रहेंगे वहां। और चीफ मिनिस्टर भाई साहब वही बनेगा जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी, जिसके साथ मेजॉरिटी एमएलए होंगे। जम्मू का बड़ा था गुलाम नबी आजाद, जम्मू का था बन गया, ये नहीं है इसमें, जम्मू का ही बना है चीफ मिनिस्टर। ये कोई बात नहीं है, ये सिर्फ टू क्रिएट फ्रिक्शन, डिवीजन ऑफ द पीपल। हम पैंथर्स पार्टी डज नॉट वांट डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई सी every person in Kashmir, man, woman, everything, as my brother, as my sister, as my colleague. और मैंने तो यहाँ नहीं है, मैंने यूनाइटेड नेशन में कहा था जब एड्रेसिंग द जनरल असेंबली, मैंने कह दिया कि somebody asked me question कि you tell me your religion, और एक यहूदी था, जब मैंने पैलेस्टाइन की सपोर्ट की और इजराइल को कंडेम किया, उन्होंने कहा तुम्हारा व्हाट्स योर रिलीजन? मैंने कहा माय रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, इंसानियत मेरा मजहब है, और इंसान रहते हैं जम्मू हो, कश्मीर हो, फलस्तीन हो। कैसे देखते हो आप 5 अगस्त के उस डिसीजन को जिस दिन जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना गया, और जम्मू में उसको लेकर क्या माहौल है इस वक्त? क्योंकि उसके बाद ये भी सुनने को मिला कि जम्मू के लोग जो इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिले
अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जम्मू कश्मीर के लोगों को जाबस और जमीन को लेकर नहीं दी गई। क्या ये आवाजें उठ रही है, लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमें भी मिले? सवाल ये है कि आजकल ना असेंबली है, ना कोई इलेक्टेड नुमाइंदा है, जी और जितनी अखबारें हैं आजकल, अखबारें और मीडिया कौन कंट्रोल करता है? आप यकीन कीजिए, सेंटर पार्टी यह है रिकग्नाइज पार्टी है, एनसी और पीडीपी की तरह। आजकल रेडियो कश्मीर, रेडियो जम्मू और दूरदर्शन में देखिए कोई खबर आती है, नाम तक मेंशन नहीं होता, क्योंकि सरकार आरएसएस की है वहां, मैं जानता हूं। लेकिन कब तक चलेगी? जहां बड़े बड़े डिक्टेटर और शहनशाह नहीं चले, ये भी नहीं चलेंगे ज्यादा देर। लेकिन यहाँ आम लोग जो जम्मू हो, कश्मीर हो, अमन चाहते हैं, कश्मीर के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, कोई रंजिश नहीं है। लेकिन ये सारे सियासतदान जो पावर हंग्री सियासतदान हैं, जो अपने घर करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई, घर बनाया, जम्मू हो या कश्मीर हो, आज वो सरकार चाहते हैं, पावर चाहते हैं, लोग भूखे मरे, लोग लड़े, लोगों को लड़वाना चाहते हैं। मैं बताऊं, आज का नौजवान, आज का, आप कश्मीर चले जाओ, आप लद्दाख चले जाओ, जम्मू कहीं चले जाओ, एक गांव में चले जाओ, वहां भी सारे कहते हैं अजी हमने प्यार से रहना है जी, कि मिलके रहो, प्यार से रहो। ये मैसेज सब जानते हैं, इसलिए ये प्रोपेगेंडा, क्योंकि मीडिया उनका है, अखबार उनकी है। मैं देखता हूँ आज भी मेरे पास सब अखबार पड़े हुए हैं। कल मैंने कंडेम किया था जो मोदी जी ने कहा, जो गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है कि जो आदमी, जिस शख्स के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उसको ना नौकरी मिलेगी और ना वो इलेक्शन लड़ सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू हो या कश्मीर हो, चंद जो सियासतदान हैं जिनकी सियासत चली गई, उनका काम ही यही था, सियासत से कमाना, वो परेशान है। आम आदमी, सड़क का आदमी आज भी जम्मू कश्मीर से प्यार से रहना चाहता है। इसलिए हमने कहा था 45 आधी सीटें दे दो, दोनों खुश होंगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ये कोई नहीं कहता है कि हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, जम्मू का होना चाहिए। ये सिर्फ चंद आदमी, क्योंकि अखबारें उनकी है। जॉब्स और लैंड को लेकर, जम्मू कश्मीर में जॉब्स और लैंड को लेकर ये डिमांड सामने आ रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इस लिहाज से दी जाए कि यहाँ की जॉब्स यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व की जाए, और इंटायर लैंड जो है उसको भी, जैसे आर्टिकल 370 में यहाँ की लैंड और जॉब्स को रिजर्व किया जाता था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आज भी कहीं ना कहीं वही आवाजें सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं या सियासतदान कहीं ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए। और प्रोफेसर साहब क्या समझते हैं? ये आवाज जम्मू की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी है जी। पार्टी लद्दाख वो भी मुझे कहती है बार बार कि आप हमारा नाम क्यों लेते हैं। मैंने कहा मेरा स्टेटमेंट कहीं छपता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसलिए ये पूरा जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, और ये आर्टिकल 370 इसलिए लाया था कि जो इलाहा किया था ना हिंदुस्तान ने, उसको पढ़ा था उसकी क्लास 3 में। अब इन्होंने आर्टिकल 370 उड़ा दिया, तो हमारा विलय कहाँ गया, हमारा इलाहा कहाँ गया, वो इलाहनामा। ये बात बड़ी जुड़ी है, समझना जी। वो इलाहनामा पर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है। कंस्टिट्यूएंट हिंदुस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जो उसका इलाहा था, महाराजा ने साइन किए थे, उसको मंजूर नहीं किया है। आज पार्लियामेंट कर सकती थी, यही मैंने कहा, उधर भी कहा था। और ये मामला अगर पाकिस्तान और चाइना मिलके कहीं, मेरी रिपोर्ट है, मेरे दोस्त है पीओके में, मेरे साथी है, मैं जाता हूँ वहां, मेरे साथ पढ़ते भी थे। और मुझे ये है कि कहीं पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं कि वो इलाहा जो महाराजा हरि सिंह ने किया था हिंदुस्तान के साथ, उसको हिंदुस्तान ने आज तक मंजूर नहीं किया है।
तो मुश्किल पड़ जाएगी। और आज इंडिया ने केस कर रखा था, आपको पता है कि 1950 में इंडिया ने केस किया था पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया। वो आज मैं पूछता हूँ मोदी सरकार को कि आप उसको क्यों नहीं उठाते हो? कैसे उठाएगा हिंदुस्तान वहां? आज हम जम्मू कश्मीर में, हम तो वहां यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। वी आर नो मोर, दैट्स हमारा वो स्टेटस नहीं रहा है जम्मू कश्मीर रियासत का। जी हमारा पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में है अभी तक, वो लोग डर रहे हैं। हम अगर जाना भी चाहें इंटरनेशनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन में, आज हम किस मुंह से चाहे हु आर वी? और इंडिया जाता है तो इंडिया ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये रियासत जम्मू कश्मीर की है ही नहीं, जिसने हिंदुस्तान के साथ इलाक किया था। उस इलाक को आज तक अब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी उसे मंजूर कर सकती थी, नहीं किया है। अपनी हमाकत की वजह से, नादानी की वजह से, या एक और है मामला जो शायद आप जानना नहीं चाहेंगे। 1951 में ओवन डिक्सन था, जिसे यूनाइटेड नेशन ने, जब हिंदुस्तान ने कंप्लेंट की यूनाइटेड नेशन में, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक ऑस्ट्रेलिया का चीफ जस्टिस था वहां की हाई कोर्ट का, ओवन OWENDIXON, आप जा सकते हैं अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। ओवन डिक्सन को भेजा था यूनाइटेड नेशन ने। वो 1 साल रहा कश्मीर में, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। देखिए कितनी खतरनाक है। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के लीडरों में के दिमाग में वही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये थी कि जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जी, दरियाए चनाब के शिमाल में, जिसमें आधा पुंछ भी आ जाता है, डोडा किश्तवाड़ आ जाता है, इनको मिलाकर कश्मीर के साथ एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाए और हिंदुस्तान को बाकी 1.5 या 2.5 जिले बचेंगे वो दे दो हिंदुस्तान जी। और आज ये अमेरिकन प्लान था और आज अमेरिका से दोस्ती है हमारे प्रधानमंत्री जी की। आजकल नॉन अलाइन मूवमेंट कहाँ गई? जिस नॉन अलाइन मूवमेंट को इतने मुल्कों को, आधी दुनिया को, 192 यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, 100 के करीब नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जुड़े। नेहरू ने चाइना को साथ रख के सारे, ना रशिया के साथ ना अमेरिका के साथ चलते रहे, से चला। कहाँ है नॉन अलाइन मूवमेंट? सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार की ये है, मोदी जी की, कि नॉन अलाइन मूवमेंट भी खत्म हो गया। सेकुलर, वर्ड सेकुलर हमारे आयन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, हिंदुस्तान के आयन में है। उसका नाम कभी सुना आपने? 7 साल हो गए मोदी जी को सरकार चलाते हुए, रोज भाषण करते, कभी कहा कि सेकुलरिज्म या भाईचारा की बात करी? इसलिए भाई साहब, ये ओवन डिक्सन का प्लान अमेरिका के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा है। और मुझे लगता है कि एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक को समझना जरूरी है। जब हिंदुस्तान के तमाम, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हम तो छोटी सी रियासत हैं और हमें किस तरह इस्तेमाल कर रहा है दिल्ली। हम तो छोटे से डेली वेजर बन गए उनके, हम तो फुल फ्लैज सिटीजन भी नहीं है। ये बात मैंने कही थी जब मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी, वहां भी कही थी कि आपने हमें आधे सिटीजन बना दिया है। इसलिए हमारे बुनियादी हकों और एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं पूछ चाहता हूँ, कल अपने हमारे जो गवर्नर हैं, यहाँ कोई भी जेल में नहीं है आदमी, खाना पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कोई भी नहीं है जी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वही गैर कानूनी है। हिंदुस्तान में कोई आयन है जो हमारे यहाँ है तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन पेंडिंग है, लड़ूंगा, जीतूंगा, यहाँ के इंसाफ की जंग है ये। लेकिन मैं ये कहूं कि आज पढ़ो आज के अखबारों में, जम्मू कश्मीर के अखबार में, कल ही हाई कोर्ट ने एक आदमी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जेल में बंद था उसे छोड़ा है, ओनली यस्टरडे। तो एलजी साहब को पूछना चाहता हूँ, एलजी साहब आपको ये इंफॉर्मेशन कितने दे दी कि कोई आदमी जम्मू कश्मीर में
पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काफी कश्मीरी नौजवान आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कश्मीर में है। कोई बोलता है? मैं एक वकील भी हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और सड़क पे चलता हूँ। फीस के लिए ना मैं लड़ता हूँ, मैं हक इंसाफ की जंग लड़ता हूँ। आपसे मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात हुई, मैंने आपको बोर भी किया होगा, लेकिन आपने पूछा तो मैंने कोशिश की। जो मैं आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, इग्नोरेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, जो महसूस करता हूँ इंसानियत के लिए, हक इंसाफ के लिए और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए जम्मू कश्मीर में, यह है मेरी कोशिश। प्रोफेसर साहब, आखिर पर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन है या यहाँ की लैंड और जॉब्स को प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज इस बात को लेकर ज्यादा जोर दे रही है। कुछ पार्टी, सारी नहीं, कुछ पार्टीज इस बात को लेकर ज्यादा जोर दे रही है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को रेस्टोर किया जाए। क्या प्रोफेसर साहब या जेके पैंथर्स पार्टी उनके साथ मिलकर इस मुद्दे को लेकर काम करना चाहेगी? नहीं, पैंथर्स पार्टी किसी से नहीं मिलती है, पॉलिटिशियन से। ये पॉलिटिशियन सब दुकानदार हैं जी। पैंथर पार्टी मिलती है हक इंसाफ की जंग हो हर इंसान के पास, सड़क पे चलने वाले के पास। मैं इसका जवाब देता हूँ। महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह ने 1900 वो हरि सिंह थे, लास्ट महाराजा थे जिन्हें 48 में हिंदुस्तान की सरकार ने यहाँ से भगा दिया। लेकिन महाराजा पान से उनके राज नहीं छीना, उनके बेटे को यहाँ पे सदर रियासत नहीं युवराज बना दिया। डॉक्टर 1952 में शेख साहब ने एक मीटिंग बुलाई और राजा का राज खत्म कर दिया। वो भी मेरा ये मानना है कि शेख साहब का वो 1952 का फैसला कि हमने राजा खत्म कर दिया, नहीं कर सकते थे, वो तो सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती थी, लेकिन वो गई बात। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह ने 1928 में कानून बनाया कि जम्मू कश्मीर का पूरी और रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके जो भी रियासत है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रहेगा और वही मुलाजिम करेंगे, वही नौकरी करेंगे, उनका हक होगा, वही जमीन रख सकते हैं। 1928 में 1931 में इसे अमेंड किया और जब असेंबली आई उसने इसको कर दिया परमानेंट। उन्हें मुश्किल रशीद उन्हें बदल के स्टेट सब्जेक्ट बदलकर परमानेंट रेजिडेंट कर दिया जम्मू कश्मीर से। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हिंदुस्तान का, उसमें ये बात आई थी तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया असेंबली जिसकी डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रेजाइड कर रहे थे, ये फैसला हुआ एक लफ्ज से, जिसमें नेहरू भी थे, अपोजिशन भी थी, कि जम्मू कश्मीर में जो महाराजा ने कानून बनाए हैं लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए, जिसमें ये स्टेट सब्जेक्ट भी शामिल था, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। इसलिए ये मामला मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी लिया है। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को ये पावर ही नहीं है, ना थी, कि वो यहाँ का आर्टिकल 370 हटा दे। अमेंड कर सकते थे वो जी, उसमें बेहतरी ला सकते थे, लेकिन इसको हटाने से इसकी क्लास 3 में जो हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ महाराजा ने किया, वो रखा था, वो कहाँ गया? हमारा विलय कहाँ गया? हमारा विलय आज तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं किया है। तो ये मामले बहुत लंबे चौड़े हैं जी। ये मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार तो अगर काम की पार्लियामेंट हो ना, पार्लियामेंट हो, काश कि मैं 1 घंटे के लिए पहुंच भी गया था। 1990 में मैं जीत गया था 30,000 वोटों से, लेकिन कांग्रेस रूप साहब ने मिलकर मुझे हरवा दिया, डिक्लेयर कर दिया हारा हुआ। 1 घंटे के लिए जाऊं, मैं जम्मू कश्मीर के सारे मसले हल कर सकता हूं। हम सब लोग अमन से रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, और जो हमें सहूलतें महाराजाओं के वक्त में, हरि सिंह के वक्त में दी थी, वो सहूलतें
उन पर हमारा अधिकार है, हक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी आपके साथ फिर से एक और किसी और मुद्दे को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि आपके क्या तासुरात होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।